Welcome back class. Today we talk about new revenue collection system in which we talk about permanent settlement. लॉर्ड कॉर्नवालिस के भारत के गवर्नर जनरल बनने के बाद परमानेंट सेटलमेंट को लाया गया और इसके पहले 70s में यानी 1770 में बंगाल में फेमिन आया यानी भूखमरी की स्थिति हुई और उसमें लगभग 20 वर्ष सोच विचार करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नए टैक्स रेवेन्यू सिस्टम को लाने का प्रयास किया और जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। इस परमानेंट सेटलमेंट को सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लाया गया और कुछ मद्रास प्रेसिडेंसी के इलाकों में लाया गया। अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ, आइए समझें और जानें। पहले जो जमींदार हुआ करते थे यानी परमानेंट सेटलमेंट के पहले जो जमींदार थे उनका जो काम था वो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे, लेकिन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस टैक्स सिस्टम, इस टैक्स सिस्टम के बाद जमींदारों की स्थिति एकमात्र लैंड ओनर हो गए, वो केवल भूमि के मालिक हो गए। और यह जो ओनरशिप थी जो पहले ट्रांसफरेबल नहीं थी, वंशानुगत नहीं थी, अब वह वंशानुगत हो गई यानी हेरिडेटरी हो गई और ट्रांसफरेबल भी हो गई। वहीं दूसरी ओर जो किसान थे वह किसान के बजाय वह उनका जीवन बदल गया। कैसा? टेनेंट्स यानी जिस खेत में वो खेती करेंगे उस खेत की खेती करने के लिए उनको किराया भी देना होगा। पहले ऐसा नहीं था, यानी किसान पूरी तरह से ना होकर के अब किराएदार किसान हो गया। और जो टैक्स देना होता था ब्रिटिश सरकार को वह भी फिक्स कर दिया गया, एक साल में इतना देना ही है आपको, चाहे आपकी फसल हो मत हो, उससे लेना देना नहीं था। और जो रेंट था, किराया था, वह लैंडलॉर्ड यानी जो भूस्वामी पहले हुआ करते थे वह भी खुद को एक कल्टीवेटर के रूप में समझने लगे, यानी जो जमींदार थे खुद को वो एक जमींदार के बजाय एक किसान के रूप में भी समझने लगे। और इसका नतीजा ये हुआ कि जमींदारों के मन में अविश्वास और असंतोष की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो भारत के किसान थे वह मालिक होने के बाद भी, सारी मेहनत करने के बाद भी, अगर पूरी मेहनत तो किसान कर रहे थे तो बहुत बड़ा उसका हिस्सा टैक्स के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। तो कहीं ना कहीं किसानों के मन में तकलीफ़ था, दुख था कि सारा काम हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहे हैं। इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू है इस परमानेंट सेटलमेंट का। शुरुआती दिनों में परमानेंट सेटलमेंट में किसानों की जो आय थी या उत्पादन था वो सीमित था। समय के साथ उनके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई तो उनका जो निर्धारित टैक्स था वो दे देते थे, लेकिन उसके बाद जो बच जाता था वह हिस्सा जमींदार अपने पास रख लेता था, उसका कोई लेना देना वो ब्रिटिश कंपनी को नहीं देता था। और वहीं दूसरी ओर किसानों को भी इससे लाभ होने लगा। तो ये स्थिति ब्रिटिश सरकार के लिए नागवार थी और उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनुभव किया कि हमने शायद एक गलती करी है, उसको सुधार करने की आवश्यकता भी है। और धीरे धीरे जो जमींदार थे जमींदार केवल ये चाहते थे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। उन्होंने कभी खेती की भूमि में सुधार हो उसके बारे में कभी सोचा विचारा नहीं। और जो किसान थे उनको टैक्स देना ही होता था, चाहे वह किसी से कर्ज लेकर दें या अपनी भूमि को बेच कर दें या चाहे जैसे दें, उससे कोई लेना देना नहीं था। तो कहीं न कहीं जो ज़मींदार थे उनको केवल अपने पैसे से मतलब था और कमाने से मतलब था। पूरी तरह से वो पैसा कमाना चाहते थे और जो बीच का हिस्सा था वो अपने पास रखते थे और जो टैक्स निर्धारित था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया करते थे। तो कुल मिला जुला के टैक्स बहुत ज़्यादा अधिक था जो किसानों के लिए कष्टकर था, लेकिन ज़मींदार लोगों के लिए फ़ायदेमंद था। अगर ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो उनको टैक्स मिल रहा है और उसका वो लाभ उठा रहे हैं। तो कुल मिला के इस नए परिवर्तन में जहाँ किसानों को तो तकलीफ़ हुई, ज़मींदारों को लाभ हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इसका लाभ हुआ। तो कुल मिला के
परिवर्तन तो हुआ, इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू है, जैसा हमने आपसे चर्चा किया। थैंक यू ऑल चिल्ड्रेन।